Hello everyone. Hello friends. I'm audible. So friends, आज हमारा जो है ये जो हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स है इसका लास्ट पार्ट है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स, और साथ में एक और पार्ट पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, ये भी आज की क्लास में हम फिनिश करने वाले हैं। तो दो पार्ट मिला के चैप्टर होगा, दोनों को आज ही फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स, हेलोअरीन्स की रासायनिक अभिक्रिया और उसके रासायनिक कोण। तो एक चीज़ हो रहा है हेलोअरीन्स में, प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने से पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो इसमें कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड होता है उसका नेचर कैसा होता है। जनरली इस नेचर को समझ के ही हम काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉपर्टी का पता लगा सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती। तो ये चीज़ हमें समझना जरूरी है, और इस पर कभी कभी कमेंट में मतलब एक तरह से स्टेटमेंट वाइज टाइप क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इस बार पेपर जो टीजीडी होने वाला है बहुत सुन एज पॉसिबल जल्दी होने वाला है, तो आप ये ध्यान दो कि सिर्फ एमसीक्यू करके कि एक सिंपल सा एमसीक्यू आ गया कि मैंने पूछ लिया सिक्स बॉन्ड का नेचर कैसा है, आपने बता दिया sp2 हाइब्रिडाइज, इस तरह के क्वेश्चन है। मैं ये कहता हूँ ठीक है आ जाए, बहुत अच्छी बात है, आने भी चाहिए। लेकिन जो मेरा दिल कहता है, जो मेरा मन कहता है इस बार, वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जैसे तीन स्टेटमेंट दे दी, दैट अकॉर्डिंग टू द CX बॉन्ड ऑफ द हेलोएरिन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, और उसमें से भी फिर क्या करना है, तीन चार ऑप्शन बना दे कि फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है, और ऑल ऑफ दी करेक्ट है या फॉल्स है, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट भाई ये चीज़ें आ सकती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ जहां पर ये चीज़ें आई ना वो मैंने आपको बताया, और खासकर ये चीज़ें कहाँ आती है, या तो कोई लो आ जाए या कोई कंसेप्ट आ जाए, तो ये एक कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट में चीजें आती हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये पता भी होना हमें चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ये कह रहे हैं जो हेलोएरिन्स है, हेलोएरिन्स कौन से होते हैं भाई, बेंजीन के ऊपर कोई भी हेलोजन है तो उसे हम हेलोएरिन्स कहते हैं। तो जनरली हमारे पास बेंजीन के ऊपर जब भी हम एक हेलोजन बना लें तो इसे हम क्या कहेंगे, हेलोएरिन्स, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका वैसे क्लोरोबेंजीन है, और वैसे बोलने के लिए हेलोएरिन्स। एक बात क्लियर होगी। सेकेंड थिंग, अब इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। मान लो कोई और बेंजीन का अल्टरनेटिव लाइक टोलुइन आ जाए, टोलुइन में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 होता है और साथ में टोलुइन के Cl आ जाए, तो ये है क्या, ये क्लोरोटोलुइन है, ये भी हेलोएरिन में आएगा, ठीक है। ये भी किस में आएगा, हेलोएरिन्स में। समझ गए ना, मतलब इन सबकी चीजें सेम है। यहां फिलहाल हमें क्या समझना है, कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है, कार्बन कहाँ पे है, जो बेंजीन रिंग वाला कार्बन है वो, उसकी बात करना है। ये जो बॉन्ड है इस वाले कार्बन का और Cl का जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है। सो दे आर सेइंग दैट इनटू द हेलोएरिन्स CX bond is sp2 hybridized and has more s character and more electronegative, can hold electron pair more tightly। ये कह रहे हैं जो CX bond होता है ना सर, वो sp2 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज वाला, ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है, आप कहोगे सर ये तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कहां से आ गया। सुनो ध्यान से, होता यह है कि जो Cl है उसके पास होता है लोन पेयर, यानी कि जो भी हमारा हेलोजन है उसके पास होता है लोन पेयर, वो लोन पेयर यहाँ पर आ जाते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। और रेजोनेंस के कारण क्या होता है, जैसे ये लोन पेयर यहाँ आते हैं तो क्या होगा, बेंजीन के बीच में और इस क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, एंड ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एक बात, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक है। अब sp2 हाइब्रिडाइज हुआ तो s करेक्टर ज्यादा हो गया, s करेक्टर ज्यादा हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली होल्ड कर सकता है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं जो CX की बॉन्ड लेंथ है हेलोएरिन्स में वो 169 पिकोमीटर होती है, विच इज लेस देन 177 पिकोमीटर ऑफ हेलोएल्केन्स। जो हमें लगती है कि हेलोएल्केन्स की तरह 177 होनी चाहिए, उससे कम हो जाती है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो वही चीज यहाँ पे हो गई। ओके, तो चलो ये चीज हो गई। सेकंड थिंग क्या है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायंस। अब फिनाइल कैटायन अगर बना तो उसकी इनस्टेबिलिटी होती है। इनस्टेबिलिटी का कारण क्या है समझो, मान लो बेंजीन रिंग है और बेंजीन के ऊपर से जो सेल जुड़ा हुआ है वो इस इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने लिए और यहां से भाग जाता है। अब जैसे ये भाग गया, फिनाइल का क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड फिनाइल कैटायन। समझ रहे हो ना, कौन सा फिजन हुआ, हेट्रोलाइटिक फिजन। वो क्या करेगा, क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके दफा हो जाएगा। तो हमें पता लग गया क्या हुआ, कि भाई फिनाइल कैटायन बन गया किससे, हेट्रोलाइटिक फिजन से। हेट्रोलाइटिक फिजन हुआ
कौन सा फिजन हुआ? हाइड्रोलाइटिक फिजन, और फिनाइल कैटायन बन गया। अब ये जो फिनाइल कैटायन है ये बहुत ही अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? रीजन समझना। रीजन ये है कि इसके पास होगी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, जनरली बेंजीन के ऊपर जब कोई ग्रुप जुड़ा होता है वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है। अब यहाँ से तो बेंजीन को, जो क्लोरीन है मतलब, वो इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण क्या होगा? ये हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली अनस्टेबल मतलब मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब रिएक्टिव होगा, सेकेंड थिंग, इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। ये अनुनाद द्वारा भी स्थिर नहीं हो रहा, स्थायी भी नहीं हो पा रहा, रेजोनेंस भी काम नहीं कर रही यहाँ पे। और जब रेजोनेंस अगर काम नहीं कर रही, सो SN1 मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट। SN1 मैकेनिज्म होता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म चलेगा? इसमें SN2 चलेगा, क्योंकि SN1 तो काम कर ही नहीं रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? तो इसमें SN2 चलेगा। एक बात क्लियर होगी। अब आता है थर्ड, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के कारण क्या होता है? रेजोनेंस मतलब हेलोएरिन्स में, अब की बार अभी हेलोजन हटाया नहीं है, साथ में है, तब रेजोनेंस हो रही है। तो मान लो ये बेंजीन है, इसके ऊपर Cl जुड़ा हुआ है, Cl के ऊपर लॉन पेयर है। अब क्या हुआ? ये लॉन पेयर यहाँ आएंगे, ये लॉन पेयर उठ के यहाँ, तो यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ये मैंने बनाए भी आपको सिखाए हैं। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया Cl, और Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया। ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। अब इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप देखो कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो आपको बताएगी। सबसे पहले, into the haloarenes the electron pair on the halogen atom are in conjugation with the pi electrons of the rings। मैंने बता दिया जो लॉन पेयर है Cl के, वो कहाँ आ गए? बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ गए। ठीक है, एंड दिस फॉर्म रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, जिसके कारण क्या हुआ? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गए। अब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के कारण क्या हुआ? एक स्टेप कि Cl और बेंजीन के बीच ये कैसा आ गया? ये आ गया डबल बॉन्ड करेक्टर। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था। ठीक है, कंप्लीट तो नहीं आता, लेकिन पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। तो कैसा आ गया? डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। एक बात क्लियर होगी? ठीक है, एंड एज ए रिजल्ट द bond cleavage in the haloalkenes is difficult than the haloalkanes, therefore they are less reactive toward the nucleophilic substitution reaction। अब इसके कारण क्या हुआ कि ये थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं SN1 के लिए। SN1 के लिए थोड़े कम न्यूक्लियर होते हैं। एक चीज क्लियर होगी। सेकेंड थिंग, इस रेजोनेंस के कारण एक चीज और देखो कि जो हमारी ये वाली पोजीशन है, दैट इज ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, इट मींस इट विल शो द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या शो करेगा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करेगा। इट मींस जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो कहां पर होगा? उसमें ग्रुप आके कहां जुड़ेंगे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, क्योंकि वहीं पर जो हमारे हेलोजन है वहीं पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। भाई ऑर्थो पे कर ली, जब ये आगे जाएगा ये पैरा पे कर लेगा। इससे अगले वाले में देखो, यहाँ बना के दिखाता हूँ मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ऊपर वाला Cl एज इट इज, बस जो ये लॉन पेयर है वो यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड, और नीचे वाला जो बॉन्ड पेयर था वो ऐसे लॉन पेयर यहाँ पे आ गया। अब ये पैरा पोजिशन पे आ गया, तो पैरा पोजिशन पे एंड ऑर्थो पोजिशन पे ही क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। वहां से हाइड्रोजन हटेगा, कुछ और आके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण जुड़ जाएगा। दैट्स इट। इतनी बात क्लियर? ठीक है जी, समझ गए बात? ओके, अब स्क्रीन भी आ गई होगी। तो मैंने तीन चीजें मेन समझाई कि हेलोएडेन्स में क्या होता है। जो CX बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ कम है। एक चीज ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, जो Cl बॉन्ड है दिखने में सिंगल है, लेकिन ड्यू टू द लॉन पेयर ऑफ हेलोजन इट इज डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड, और बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है। सेकेंड थिंग, अगर Cl चला गया तो हमें पता लगता है कि जो फिनाइल कैटायन है अनस्टेबल है। अनस्टेबल मीन्स मोर रिएक्टिव एंड नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के थ्रू भी स्टेबल नहीं होता। तो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम देता है, और अगर देता भी तो SN1 तो बिल्कुल नहीं देता, SN2 देता है। एक चीज हमें ये पता लगी। तो कौन सा फॉलो करता है बताओ?
अगर आपके पास हेलोएरियंस आ जाए एग्जाम में और ये पूछने लगे कि कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है, आप एकदम बताओ SN2। ठीक है, और SN2 क्यों नहीं करता? बिकॉज द फिनाइल कैटायन इज अनस्टेबल एंड कैन नॉट पोजेस द स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस। उसमें रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी नहीं आती। एक चीज क्लियर होगी। थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया कि भाई जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसके कारण ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। तो हमें एक चीज तो क्लियर होगी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत सारी तो नहीं हो सकती, कुछ ही हो सकती है, वो भी कौन से मैकेनिज्म से? आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए, SN2। अब इस SN2 की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, कब होता है, कैसे होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, सब कुछ। तो इसमें हम सबसे पहली रिएक्शन क्या देख रहे हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि भाई Cl का रिप्लेसमेंट करना है किससे? OH ग्रुप से। और जब Cl हट के OH जुड़ेगा तो जनरली इट फॉर्म द फिनॉल्स। ये क्या बनाता है? फिनॉल बनाता है। अब मैं इसी रिएक्शन को अगर आपको बताऊं, ये रिएक्शन हमने हेलो एल्केन्स में भी की, सिंपल CH3CH4 वालों में, जिसमें हमने CH3C2H5Cl इस टाइप से ली और Cl को हटाया, OH जोड़ा। लेकिन उसमें और इसमें एक अंतर है, उसमें डायरेक्ट आपका कंपाउंड बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है डायरेक्ट। इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज कॉल्ड द सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, उसके बाद आगे ये रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन 2 पार्ट में होती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमारे पास जो भी हेलो एरेन है, बताओ कौन सा लगाऊं इसके ऊपर? Cl लगा लूं? ठीक है जी, ये हमारा क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन पे सबसे पहले हम रिएक्शन किसकी कराना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की, 623 केल्विन पर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फ्रेंड्स सुनो ध्यान से। अब आप कहोगे सर क्या ये टेम्परेचर और प्रेशर याद रखना जरूरी है? नॉट स्मॉल, हर बार नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जहां रिएक्शन बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन पे हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे कहीं और, इस तरह के में याद कर लो, इनमें याद नहीं। इनमें क्या याद रखना है? मेन चीज, रिएक्शन हो किसके साथ रही है? NaOH के साथ। तो यहाँ होता क्या है कि पहले एक कंपाउंड बनता है विच इज कॉल्ड द सोडियम फेनॉक्साइड। Cl हटता है और उसके जगह क्या जुड़ता है? ONA। समझ गए? Cl हटा, NaOH में से NaO तो जुड़ गया, H हट गया, दैट इज -HCl। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इसमें से HCl हट गया, तो सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। इस कंपाउंड का क्या नाम है? सोडियम फेनॉक्साइड। ओके, चलो चलते हैं आगे। अब ये कह रहे हैं इसका एसिडिफिकेशन कराने पे, अपॉन द एसिडिफिकेशन यानी अम्लीकरण कराने पे, इसको एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे, कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लो, ठीक है, तो HCl वगैरह हमने लिया, ये सेकंड स्टेप है। और इसके एसिडिफिकेशन से क्या मिलता है? तुरंत से बेंजीन के ऊपर सिर्फ OH लग जाता है। समझ गए? तो यहां से क्या हटा होगा बताओ? अगर मैं देखूं HCl में से H चला गया, ऑक्सीजन के पास NaCl हट गया। समझ में आई रिएक्शन? एक एक चीज कहां से हटा, क्या जुड़ा, सब कुछ क्लियर हो गया वो। इसमें तो इजी है ना, कोई टिपिकल नहीं, कुछ भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इस रिएक्शन में। तो समझो बात को, इस रिएक्शन को कैसे दिया जाता है? जनरली इस रिएक्शन को दिया जाता है कि आपको पहले कंपाउंड लिख देंगे, लाइक इस बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे Br, और इस रिएक्शन के आगे एक एरो लगा के ना 2 चीज लिखेंगे वो। फर्स्ट पार्ट में ऐसे लिखेंगे ONaOH, NaOH, 623 केल्विन एंड हाई प्रेशर, या प्रेशर लिख देंगे कुछ भी, या चलो मैंने वैल्यू ही लिख दी 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, अब ये लिख दी। सेकंड, इसी एरो के नीचे लिख देंगे अपॉन एसिडिफिकेशन, या फिर HCl, या फिर और क्या लिख सकते हैं? H पॉजिटिव, इस तरह से लिख देंगे कोई भी एसिड है। और ये पूछेंगे भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? फिनॉल है। कैसे पता लगा? कुछ मत देखो, NaOH, OH जाएगा बस। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो Br हट के यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और NaBr उसमें निकल जाएगा। तो क्लियर है नाउ। अब इसी में मैंने अभी बताया था ना, हेलो एरेंज का मतलब, हम हेलोजन वाले एरेंज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ ऐसा नहीं है सिर्फ कि हेलोजन वाले ही हैं और बेंजीन ही है, नहीं, बेंजीन के साथ में कुछ और भी जुड़ सकता है, उन्हें भी हम हेलो एरेंज कहते हैं। तो ये कह रहे हैं इनटू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लाइक NO2, CN, SO3H और COH ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरेंज। कि जब ये 4 ग्रुप अगर आपके पास ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे भी प्रेजेंट है साथ में, तो ये इसकी रिएक्शन को और तेज कर देते हैं। अब इसका रीजन क्या है, रीजन भी बताऊंगा, समझना ध्यान से। तो हम सबसे पहले क्या बताते हैं, मान लो NO2 वाला बनाते हैं कि भाई एक Cl है, Cl तो यहाँ पे है, और इसके साथ ना NO2 है, बताओ कौन सी पोजीशन पे लगाया मैंने? पैरा पोजीशन पे।
ठीक है, पहला पोजीशन पे NO2 है। इसका आपने क्या करा, सोडियम फेनॉक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया। अब मैं यहाँ दोनों चीज लिख रहा हूँ, सोडियम फेनॉक्साइड भी है, सेकंड H पॉजिटिव यानी एसिडिफिकेशन भी है। क्या बनेगा, कौन सा हटेगा, क्या बनेगा, सोचो सोचो और बताओ। Cl हटेगा या नाइट्रो हटेगा, यही मेन चीजें होती हैं। Cl हटेगा या नाइट्रो, यस Cl ही हटेगा, क्योंकि हम देख ही हेलो एरिन्स की रिएक्शन रहे हैं। तो NO2 एज इट इज रहेगा, Cl की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, हुआ क्या, ये बना नाइट्रोफिनॉल। और कौन से वाला नाइट्रोफिनॉल, पैरा वाला, क्योंकि ये जो नाइट्रो ग्रुप है OH के रिस्पेक्ट में बहुत कम रिएक्टिव है, और पैरा पोजिशन में जुड़ा है तो पैरा ही बनेगा। इस वाले का क्या नाम था, इस वाले का आप लिख सकते हो, पैरा क्लोरो तो नहीं लिख सकते, इसको हम अलग तरीके से लिखते हैं। इसको हम लिखता है 1 क्लोरो 4 नाइट्रो। अब मैंने 4 नाइट्रो बाद में क्यों लिखा, क्योंकि C पहले आता है, N बाद में आता है। तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। और ऐसा नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसलिए लिया है कि C पहले आ रहा है, नहीं, वो इसलिए लिया है क्योंकि हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है देन नाइट्रो ग्रुप से। नाइट्रो ग्रुप से हमारे हेलोजन ग्रुप की प्रेफरेंस ज्यादा होती है। नेमिंग करते समय कभी एक कंपाउंड में सारी चीज हो और Cl भी हो नाइट्रो भी हो, तो Cl को प्रेफरेंस देनी है रेदर देन नाइट्रो के, ठीक है। क्लियर हुआ, बाकी CnSO3H और CH में सारे बड़े हैं Cl से। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, तो समझ में आया, सिर्फ Cl ही हटेगा, उसकी जगह OH जुड़ जाएगा, ये आपको क्लियर हो गई। तो सिंपल रिएक्शन हमेशा नहीं दी जाती, मैं फिर से कह रहा हूँ, सिंपल रिएक्शन हमेशा नहीं दी जाती। अब आप क्या कर सकते हो भाई, मैंने आपको बता दिया, ये नाइट्रो वाला तो मैंने बता दिया, CnSO3H COH आप छोड़ दिया आपके लिए, तो आप खुद बनाओ ना, कि मैंने यहाँ लिख दिया SO3H और Cl यहाँ लिख दिया, और मैंने कह दिया NH के साथ रिएक्शन कराओ, बताओ क्या पड़ा बनेगा, अपने आप बताओ। ठीक है, इस बार मैंने क्या करा, मैंने यहाँ CN टपाया ऊपर और नीचे सबसे Cl, फिर लिख दिया NOH और लिख दिया एसिडिफिकेशन साथ में। अब बताओ क्या करोगे, बना सकते हो, Cl ही तो हटाना है, जहां से Cl जुड़ा है वहीं पे OH जोड़ो, कुछ नहीं करना है, एकदम नाम बनेगा। ठीक है, सेम COH के लिए बेंजोइक एसिड, क्लोरो बेंजोइक एसिड, ऊपर COH नीचे Cl लिख दिया, और यहाँ पे बताओ। तो इनके जो प्रोडक्ट हैं आप बनाओ अपने पास, लिखो रिएक्शंस, मैं देखता हूँ कैसे एग्जाम में ऐसी रिएक्शन आ जाए जो आपसे सॉल्व ना हो। ठीक है, तो चीजें करने से होती है, मैं यहाँ पे सारी रिएक्शन कर लिखने बैठूं, पता लग रहा है एक की ही रिएक्शन हो पाई। अपने आप लिख लो ना, मैंने लिख के दे दिया, आप आगे लिख लो। चलो खैर, अब चलते हैं दूसरा, रिप्लेसमेंट ऑफ अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप के साथ। Cl को हटाना है, NH2 ग्रुप जोड़ना है। तो जैसे NH2 ग्रुप जुड़ता है क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। मैंने फॉर्मेशन ऊपर ही लिख रखे हैं। तो इस केस में कह रहे हैं दिस रिएक्शन इज डन इनटू द प्रेजेंस ऑफ NH3। NH3 की प्रेजेंस में होती है, कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। कॉपर ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है, 475 केल्विन एंड 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट गिव्स एनिलीन। इससे क्या बनता है, एनिलीन बनता है। ठीक है, तो एक बात तो ये, इस रिएक्शन में एक खास बात है, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे लगभग 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपको कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, NH3 के प्लस कॉपर ऑक्साइड के, और किस कंडीशन पे करा रहे हो, 475 केल्विन 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पर करा रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, तुरंत से Cl हटेगा, NH2 जुड़ जाएगा ऐसे। अब देखो, मैं इस रिएक्शन को सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई ये है, NH3 को तोड़ के लिखो, कैसे, H एंड NH2 ऐसे लिख सकते हैं। तो NH2 तुम्हारा जुड़ गया और HCl निकल गया, और CO कैसे वर्क कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, तो ये तो चेंज होगा ही नहीं, तो एज इट इज होगा। ठीक है, बाकी अगर आप इसको इंटरनली यूज करना चाहो तो इसमें भी रिएक्शन आप दिखा सकते हो, मैंने सिंप्लीफाई करके लिखी। ठीक है, क्लियर हुआ, बस यही रिएक्शन है, ज्यादा कोई रिएक्शन इसकी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने कहा ना, अगर आप इसमें Cl पर NH3 की रिएक्शन कराओ 475 केल्विन एज इट इज, बट एट 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं 500। ठीक है, तो क्या होगा, अब की बार हमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा NH2 ऐड हो जाएगा।
क्लियर हुआ? समझ में आई बात? ठीक है, ओके, क्लियर हो रहा है। अब ये रिएक्शन मैं आपको बता दूं एक चीज, इसमें मैंने कुछ छोड़ा है। छोड़ा ये है, मुझे रिएक्शन सिंप्लीफाई करनी थी, आपको समझाना था मैकेनिज्म क्या है। हो ये रहा है कि अमोनिया में से NH2 निकल के Cl की जगह जा रहा है, Cl वहां से हट रहा है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, Cl जैसे मैंने यहाँ HCl हटाया ना, जनरली ऐसे नहीं हटता। पॉइंट है इस बात में भी, और इसका मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली होता क्या है। होता ये है कि जो ये Cl होता है वो बहुत जल्दी HCl के साथ तो जुड़ सकता है, लेकिन HCl, अब पूरी कहानी सुनो थोड़ी सी, कि जो HCl होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। कैसा होता है? पोलर। पोलर क्यों होता है? क्योंकि इस पे H पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, Cl पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। ये कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। मैकेनिज्म आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, केमिस्ट्री की पता होना चाहिए, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये पता है H पॉजिटिव क्या कहेगा कि भाई Cl तुम मेरे साथ आए, ठीक है, रिएक्शन तो हो गई, लेकिन मैं हूं ज्यादा पॉजिटिव। अगर मुझे एक अमोनिया एटम मिल जाए, समझना बात को पूरी, अगर पूरा एक अमोनिया एटम मिल जाए, उसके पास है लोन पेयर, मैं जाके जुड़ूंगा लोन पेयर से। समझ में आई ये कहानी? और ये आपने देखा भी होगा, ये कंपाउंड पता कौन सा है? NH4Cl। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस रिएक्शन में HCl नहीं निकलता, एक्चुअली NH4Cl निकलता है। ये चीजें याद रखनी, ऊपर वाली में भी और इसमें भी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन में से तो NH2 जुड़ गया, और एक NH3, सॉरी अमोनिया में से एक NH2 जुड़ गया, और एक NH3 HCl के साथ जुड़ के NH4Cl बनाता है। ये कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया मैकेनिज्म पूरा? सिंपली HCl ही हट रहा है, हट HCl ही रहा है। हुआ क्लियर? तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें होती हैं जो बुक्स में कहीं अल्टरनेटिवली नहीं लिखी होती, कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, लेकिन पता होना चाहिए अपने को। खैर, बात करते हैं अब रिप्लेसमेंट ऑफ साइनो ग्रुप। CN ग्रुप की रिप्लेसमेंट हो रही है, CN ग्रुप की। तो यहाँ पर Cl लगा हुआ है, यही कहना है, इसकी रिएक्शन सिर्फ CuCN के प्रेजेंस में आप करा सकते हो। एंड DMF दैट इज डाइमेथाइल फ्लोराइड, और 673 केल्विन, अच्छा खासा टेम्परेचर है। तो ये कह रहे हैं बहुत ईजी, CN जुड़ जाएगा, Cl हटेगा, CN जुड़ जाएगा। तो यहाँ से एक्चुअली क्या हटता है? CuCl। ठीक है, Cu ने Cl को हटा लिया और CN उस पर जुड़ गया, तो ये क्या बना? बेंजोनाइट्राइल। इसे साइनोबेंजीन भी कह सकते हो, या बेंजोनाइट्राइल भी कह सकते हो, दो नाम होते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? इजी है रिएक्शंस? लग भी रहा होगा कि सर ये तो इजी है, पता होना चाहिए बस। ओके, अब मैं आपको फिर से कह रहा हूं, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी कि अगर इस पर Cl तो है, साथ में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, CN ग्रुप, एक और, एक तो हमने जोड़ा, एक छोड़ दो, वो उससे पहले अगर प्रेजेंट है, COH प्रेजेंट है, या कुछ भी प्रेजेंट है, उसकी रिएक्शन और तेजी के साथ होगी। तो ये वाली भी रिएक्शन आ सकती है, इनके साथ भी रिएक्शन आ सकती है। किसकी? कि भाई ये लिख दिया और साथ में CuCN लिख दिया, नीचे लिख दिया DMF, और रिएक्शन बताओ। आप सोच रहे, अरे सर ने तो ये कराई नहीं। अरे कराई है मैंने बताया ना, बेंजीन के ऊपर कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, रिएक्टिविटी तेज होगी, बस Cl हटेगा, उसकी जगह CN जुड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? अब ये चीजें याद भी करने की होती है, समझने की भी होती है, और लिखने की भी होती है। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अगर हमें ये रिएक्शंस बेस्ट तरीके से याद करनी है। खैर, चलते हैं आगे। अब आती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक्स मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स का सब्स्टिट्यूशन, यानी कोई चीज आएगा जो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, यानी उसके इलेक्ट्रॉन किसी ने छीन लिए हो। ठीक है, तो हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एंड कॉल एज इलेक्ट्रोफिलिक। अब वो इलेक्ट्रोफिलिक जब बेंजीन के ऊपर जाके सब्स्टिट्यूट होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? कि अपनी जगह जहां जुड़ेगा ना, वहां से हाइड्रोजन को हटाएगा, उस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इनको कभी कभी आप बुक्स में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी लिखे हुए देख सकते हो। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ARS भी लिखे हुए देख सकते हो, बात एक ही है। चलते हैं, इसमें आती है हमारी हेलोजनेशन। हेलोजनेशन, एक हेलोजन तो है, एक और जोड़ दो, तो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl, क्लोरोबेंजीन। अब इसी का ये क्या कर रहे हैं भाई? हेलोजनेशन करा लो, Cl2 के साथ रिएक्शन करा दी। किसकी प्रेजेंस में होती है? हेलोजन कैरियर के साथ, एनहाइड्रस AlCl3, या फिर FeCl3 यूज कर सकते हो। एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3। अब ये FeCl3 और AlCl3 क्या करते हैं?
कि जो ये क्लोरीन गैस है ना Cl2, इसमें से एक Cl पकड़ते हैं, फिर Cl4 बना के अलग हो जाते हैं, और एक Cl वो कहाँ जाके जुड़ जाती है, बेंजीन रिंग के ऑर्थो एंड बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे। ये मैंने बता दिया था क्यों जुड़ती है, बिकॉज जो हमारा Cl ग्रुप, जो भी कोई हेलोजन होता है, वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है। सो दिस टू कंपाउंड आर फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, क्लियर हुआ, चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे मान लो Cl जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, तो Br और जुड़ जाएगा, Cl ऐसे रहेगा। ठीक है, Cl नहीं हटेगा। अब Cl हटेगा नहीं, ये मत सोचो कि ये Cl हटा दो Cl जुड़ गए, नहीं ऐसा नहीं हुआ। एक ही Cl जुड़ा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन किसके कारण है, क्योंकि Cl इलेक्ट्रो डोनेट करता है टू द बेंजीन रिंग, और उसके कारण ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, जिसके कारण रिएक्शन होती है। अब चलते हैं नाइट्रीकरण पे, नाइट्रेशन पे। और नाइट्रेशन जो देखो, कंडीशन याद रखना बहुत ईजी है, HNO2 सॉरी HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अब इस रिएक्शन को मैं करके दिखाता हूँ धमाकेदार तरीके से। सबसे पहले हमारा जो हेलोवेरिन्स है उसको बनाते हैं। यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब पूरी तरीके से करके दिखाता हूँ कि ऑर्थो पे क्यों जा रहा है। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से लॉन पेयर उठा यहाँ आया, ये उठा यहाँ आ गया, तो हमारा जो पहला स्ट्रक्चर बनता है उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ हो गई, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, पार्शली डबल बॉन्ड, और बाकी एज इट इज। तो इस बार ऑर्थो पोजीशन पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई कि नहीं ऑर्थो पे। ठीक है, रिएक्शन यही नहीं रुकती, रिएक्शन चलती आगे, मतलब रेजोनेंस चलती आगे। ये लॉन पेयर यहाँ जाएगा, ये लॉन पेयर यहाँ, मतलब कि बॉन्ड टू लॉन पेयर और लॉन पेयर टू बॉन्ड, बाकी सब एज इट इज। अब ये लॉन पेयर यहाँ आ गया, फिर ये बॉन्ड पेयर यहाँ चला जाएगा। मतलब कार्बन क्या करेगा, कार्बन अपनी वैलेंसी को कम नहीं करेगा, हो जाए चाहे कुछ ही, कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड, चाहे मिले कैसे ही, अपने 4 बॉन्ड रखने हैं, उसे अपने को कोवेलेंट रखना। तो फिर से ये वापस, और ये भी इसका वापस दे देगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब सुनो ध्यान से, एक तो मैंने बता दिया इस पे ऑर्थो पोजीशन है, इस वाले पे देखो यहाँ ये है पैरा पोजीशन, इस वाले पे देखो यहाँ Cl के मुकाबले ये वाली कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन। तो कुल मिला के जो Cl है वो जा का ही नहीं रहा, वो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आए जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और जुड़ जाए, क्या दिक्कत है। इन्होंने कहा भैया HNO3 के साथ रिएक्शन करा दी। अब सुनो ध्यान से, Cl है, HNO3 के साथ रिएक्शन करा दी, H2SO4 की प्रेजेंस में करा दी। ठीक है, अब देखो ये जो HNO3 है, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल देखो OH एंड NO2। OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, NO2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो क्या आ रहा है, NO2 आ रहा है। ठीक है, अब यही NO2 इस हेलोएरिन्स पर कौन कौन सी पोजीशन में जुड़ता है, जल्दी से बता दो। Cl तो यहाँ है ही, और कौन से पोजीशन पे, एक तो ऑर्थो पे और साथ साथ पैरा पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। और इसके नाम मैंने पहले बता दिए थे, तो इसको ऑर्थो के साथ फिर इसको पैरा के। अब एक और चीज, कौन सा ज्यादा बनेगा ये भी क्लियर ध्यान दो। इसमें जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर अमाउंट में बनता है। जो पैरा प्रोडक्ट होता है, कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर ऑर्थो और पैरा दोनों बनने हैं, तो पैरा हमेशा मेजर होगा, एक चीज। सेकंड थिंग, पैरा जो होता है वो ज्यादा सिमेट्रिक होता है, ये ध्यान रखना, ज्यादा सिमेट्रिक होता है, क्लोजली पैक हो सकता है। अगर इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल आ जाए और क्रिस्टल बनाने लगे, तो इट कैन क्लोजली पैक्ड, क्योंकि सिमेट्रिक है तो जल्दी से अच्छे पैक होगा। ठीक है, दीज आर द कंडीशन फॉर मेजर प्रोडक्शन, यही कारण है इसका कि मेजर अमाउंट में बनता है। समझ गए, क्लियर हुआ। अब इसी पे हमें क्या कराना है, सल्फोनेशन कराना है, सेम चीज। सल्फोनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड
H2SO4 की प्रेजेंस में। नहीं, क्या हो रहा है? H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो H2SO4 की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो Cl तो जुड़ा ही रहता है, इसके ऊपर क्या जुड़ जाता है? SO3H, SO3H, और Cl एक बार ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन। अब ये मत सोचना कि Cl हट गया, इस बार घूम गया, Cl वही है, बस SO3 की प्रेफरेंस ज्यादा है इसलिए SO3 को ऊपर करके दिखाया। जो स्टैंडर्ड बुक होगी वो ऐसे ही लिखेगी, और जो ऐसी छपी होंगी वो क्या करेगा? SO3 को नीचे दिखाएगा। जबकि बेस्ट है, क्योंकि SO3 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो सल्फोनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की टक्कर का ग्रुप है, तो उसको टॉप पे रखो ना, Cl उसके सामने है ही क्या, उसे अलग रखो। समझ गए? तो यहाँ पे भी क्या बना? यहाँ बना ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये वाला पैरा, ठीक है, क्लियर हुआ? पैरा विल बी मेजर, दैट्स इट। अगली रिएक्शन इंपॉर्टेंट भाई, फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन और फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन। ये दो ऐसे रिएक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपका एग्जामिनर नेम रिएक्शन पूछ ले, नेम रिएक्शन दे दे, रिएक्शन दे दे, कुछ भी दे दे, इग्नोर नहीं कर सकते, आनी ही आनी है। फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन और फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन। तो पहले शुरू करते हैं FCA, दैट इज फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन, और फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन के लिए FCAC। तो एल्किलीकरण मतलब एल्किल ग्रुप का जोड़ना। तो बेंजीन है, कौन से वाला? हेलोवेरिन्स वाला। इसके ऊपर रिएक्शन होती है CH3Cl की, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या बनेगा? क्या होगा? क्या होगा बताओ? क्या Cl हटेगा या CH3 हटेगा? कि CH3 उसकी जगह जुड़ेगा। देखो क्या होगा, समझो ध्यान से। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Cl नहीं हटेगा, Cl हटेगा ही नहीं। Cl का तो हमने देख लिया, Cl तो हटेगा ही नहीं, Cl तो एज इट इज रहेगा। CH3 आके जुड़ता है। अब CH3 ही क्यों जुड़ा? ध्यान दो, रीजन है, जो AlCl3 होता है वो क्या करता है? CH3Cl में से CHCl4 बना लेता है, ठीक है, और निकाल देता है CH3 पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेलोजन कैरियर, क्योंकि इसने एक हेलोजन को उठा लिया, कैरी कर लिया। अब क्यों कर लिया उसका भी रीजन है भाई। Cl जो है हेट्रोलाइटिक फिजन में गया होगा इस वाले में, भाई ये हेट्रोलाइटिक फिजन हुआ होगा CH3Cl का, Cl ने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अब AlCl3 क्या कह रहा? मेरे पास आजा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मुझे दे दे। दैट इज वाई AlCl4 इज फॉर्म्ड। अब CH3 बचा, वो कहाँ जाएगा? बेंजीन के पास। तो ये क्या बना हमारा? ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और एक बनता है पैराक्लोरोटोलुइन। ध्यान देना इनके नाम, ये पैरा वाला और ये वाला ऑर्थो, और दोनों के नाम क्या है? क्लोरोटोलुइन, क्योंकि बेंजीन के ऊपर अगर CH3 होता है तो टोलुइन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? चलो, अब ये तो मैंने लिख के दिखाई। अब मान लो एग्जामिनर आपसे कुछ टिपिकल चाह रहा है, वो हद से क्या टिपिकल बना देगा इसमें? वो हद से ज्यादा बता रहा हूँ, बिल्कुल बेस्ट कंडीशन। बेस्ट कंडीशन ये है, वो यहाँ पे क्या क्या लिख देगा? वो यहाँ ऐसे लिख देगा CH3 CH2 CH CH3Cl, बस इतना लिख देगा वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता इसमें। और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, बताओ क्या होगा? क्या बनेगा? ये पूरी की पूरी चैन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगी, बस उसके अकॉर्डिंग इसका नाम बन जाएगा। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो है फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन ही, चाहे एल्किल छोटा हो चाहे बड़ा हो, जुड़ना एल्किल ग्रुप ही है। ठीक है, क्लियर समझ में है? दिस इज द रिएक्शन। नाउ अब इसी की एक और रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन। ठीक है, फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन। तो एसिलेशन बहुत इजी है,
बहुत ही इजी, सेम टाइप का है भाई, Cl है। Cl के साथ हमने CH3 Cl की रिएक्शन कराई थी। इस बार हम किसकी करा रहे हैं, ध्यान दो, इसमें हम करा रहे हैं CH3 COCl की एक रिएक्शन। एक और करा सकता है, वो बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हो सकती है, और भी हो सकती है। टिपिकल बनाओ, C6H5 C डबल बॉन्ड ओ Cl। ठीक है, C6H5 क्या है, बेंजीन रिंग, ये भी दे दिया। क्या होगा भाई, Cl ही तो हटेगा बस, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो गई, Cl हट जाएगा। बाकी जो जहां से Cl था वहीं से जाके बेंजीन पे जुड़ेगा। यानी कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं ना, तो COCH3, यानी CO वाला बेंजीनिंग पे जुड़ा। समझ गए, ये बनेगा। अब इस वाले में क्या होगा, इस वाले में देखो, बेंजीन रिंग, ये इसका अपना Cl पहले वाला, ठीक है, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, और साथ में एक बेंजीन, ये बना। बताओ इस प्रोडक्ट की आपको उम्मीद है क्या, ये यही तो है भाई, इतना ही तो जुड़ेगा। वही मैंने जोड़ दिया ऑर्थो पोजीशन पे। अब एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा, और साथ में एक पैरा पोजीशन में भी जुड़ सकता है। तो Cl यहाँ आएगा नहीं, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा डिजाइन चेंज करके बनाता हूँ। देखो अब, ये हमारा क्लोरो वाला, इसके पैरा पोजीशन पे ये जोड़ दिया मैंने। बताओ बन सकता है कि नहीं, इजी है, क्या टिपिकल है, कुछ भी नहीं। बस रिएक्शन होती नहीं, जब देखते हैं तो घबराहट सी होती है, पता नहीं कहाँ से आ गई। और है इजी, फिडेलक्राफ्ट कैलकुलेशन। पता कैसे लगेगा फिडेलक्राफ्ट कैलकुलेशन का, बहुत इजी, बहुत ही इजी। शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, याद कर लेना, फिडेलक्राफ्ट कैलकुलेशन आ जाए, फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन आ जाए, ठीक है। बता दूं, लिख लो शॉर्टकट ट्रिक इसकी। एक पेज लेते हैं बढ़िया सा, चलो। फिडेलक्राफ्ट कैलकुलेशन किस किस में होता है, और क्या क्या आपको याद रखना। सबसे पहला, खाली बेंजीन आ जाए, हेलो एरिन्स आ जाए, ठीक है, दो चीज, बस दो में ही ध्यान दो। इसके साथ में क्या आ सकता है, इसके साथ में आपका कोई भी, या तो हेलो एल्केन आएगा, या फिर हेलो एरिन्स आएगा। इट इज 100% कंडीशंस, ठीक है, एक चीज, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। अब इसके साथ में जो मेन कंडीशन है कि किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एनहाइड्रस AlCl3, ये आपको लिख के देंगे 100%। समझ जाओ, फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन है। क्लियर हो गया जी? हाँ या ना? ठीक है, अब बात करते हैं फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन। सेम कंपाउंड, बेंजीन का भी हो सकता है, और हेलो एरेन्स का भी हो सकता है। करना क्या है, क्या यूज होगा, दो चीजें अलग अलग, ठीक है, कुछ भी यूज हो सकता है इन दो का, कुछ भी यूज हो सकता है। सुनो, पहली चीज है, कोई भी हमारा C डबल बॉन्ड हो, इसके साथ कोई भी हेलोजन, ठीक है, मैंने क्लोरीन लगाया, आप कुछ भी लगा सकते हो, और साथ में एल्किल ग्रुप। अब यहाँ पे एल्किल क्या हो सकता है, ये जो ग्रुप मैंने लगाया ना R डैश, ये CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या फिर जैसे अभी मैंने बेंजीन लगाया था वो भी हो सकता है, फिनाइल, ये हो सकता है, कुछ भी एक चीज जो हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें यूज करता है एसिटिक एनहाइड्राइड, इन्हें ऑयल क्लोराइड बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, ये इन्हें ऑयल हेलाइड या ऑयल क्लोराइड बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। और अब दूसरी क्या यूज कर सकते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड। उसमें क्या होता है, ध्यान दो, उसमें आपका ग्रुप होता है RCOO, RCOO, और ये दोनों एक ऑक्सीजन से कनेक्ट रहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एसिटिक, एसिडिक भी नहीं, एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि अभी हमें पता नहीं ना R कितने हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में, और साथ में क्या लिखा हुआ है एरो पे, बताओ, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, तभी होगा ये, अदरवाइज नहीं होगी। और इसकी प्रेजेंस के लिए एसिड,
H पॉजिटिव। बस इतनी सी कहानी है और कोई कहानी इसमें नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो फिडेलक्राफ्ट डिस्टिलेशन और एल्किलेशन का मैंने शॉर्टकट बता दिया आपको, लिख के रख लो अपने पास, काम आएगा बहुत बहुत। तो हो गई। अब अगली रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले कौन सी आ रही है? वुड्स फिटिंग। बता रखी है मैंने बहुत बार, बहुत ईजी है। एक वुड्स दैट इज हेलो एल्केन्स, फिटिंग हेलो एलिन्स। तो CH3Cl हेलो एल्केन्स, C6H5Cl हेलो एलिन्स into the presence of sodium which is the presence of ether। ठीक है, तो सोडियम जो भी ईथर की प्रेजेंस में वो, तो होगा क्या? कपल हो जाएगा। कपल मतलब C6H5 के साथ CH3 जुड़ जाएगा, टोलुइन बन गया। बस इतनी सी रिएक्शन है। अब यहाँ पे CH3 छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, बेंजीन नहीं हो सकता, और C6H5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक आपको हेलो एल्केन चाहिए और एक आपको हेलो एलिन चाहिए, तभी आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। अब फिटिंग रिएक्शन सिंपल, हेलो एलिन्स दोनों, C6H5Cl प्लस ट्वाइस Na प्लस Cl C6H5, किसकी प्रेजेंस में? ईथर के साथ। तो ये हमारी Cl निकल गया, C6H5 C6H5 कंबाइन हो गए, एंड दिस इज कॉल्ड द बाइफिनाइल या बाइफेनल। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये फिटिंग रिएक्शन है, बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बार समझा चुका हूँ, बहुत बार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड रिएक्शन पे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड मतलब ग्रिग्नार्ड बनेगा इसमें। अब बनेगा क्या है, सुनो ध्यान से। मैं आपको थोड़ी सी पहले कहानी बताता हूँ, ग्रिग्नार्ड की कहानी क्या है। ग्रिग्नार्ड एक रिएजेंट है जिससे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है RMgX होता है, RMgX। अब यहाँ पे R जो है वो CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप कोई भी, C3H7 हो सकता है छोटा बड़ा, या फिर कोई भी हमारा फिनाइल ग्रुप C6H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना? R X क्या हो सकता है? कोई भी हेलोजन, कोई भी हेलोजन। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि ये जो हमारा हेलो एरीन्स है, ये है क्या? क्लोरोबेंजीन। अगर मुझे इससे RMgX की फॉर्म में लाना है, तो मेरे पास X भी है, अगर मैं देखूँ तो ऊपर X है, नीचे बेंजीन है यानी R भी है। किसकी कमी है? मैग्नीशियम की। तो मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराता हूँ? मैग्नीशियम इनटू द प्रेजेंस ऑफ ईथर, बस। और मैग्नीशियम क्या करेगा? इन दोनों बॉन्ड्स को आपस में, मतलब इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर Mg, उसके साथ Cl। दिस इज कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ ये नहीं कि बेंजीन के साथ ही हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी, मतलब हेलोजन भी कुछ हो सकता है, और जो ये एल्किल सीरीज है कुछ भी हो सकती है। तो CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, C2H5MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, C2H5MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। समझ गए ना? ये सारे के सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्योंकि सब में मैग्नीशियम बीच में अगर है तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका फॉर्मेशन था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उल्मन रिएक्शन। ये भी एक कपलिंग रिएक्शन है, आएगी नहीं, बहुत रेयर है, फिर भी बताता हूँ, क्योंकि जब मैंने वुड्स रिएक्शन लिखी है उसके बाद फिटिंग लिखता हूँ ना, तो मुझे ये माइंड आई जाती है। तो इसमें भी क्या होता है, टू एरिल हैलाइड जो है वो आपस में जुड़ने जाते हैं और बाई एरिल्स बनाते हैं। वो वाली रिएक्शन सोडियम के प्रेजेंस में, फिटिक वाली इसमें सोडियम है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे सोडियम है, इस वाली में कॉपर है, बस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो होगा क्या, हमारे पास दो हेलो एरीन्स है, मान लो Cl, इसकी रिएक्शन Cu के साथ, वैसे Cu चाहे एक भी ले लो, CuCl2 भी बना सकता है, और एक ये, तो Cu क्या करेगा, इस Cl को लेके भाग जाएगा, और ये जो फिनाइल है बेचारे आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसे भी हम क्या कहते हैं, बाइफिनाइल या फिर बाई एरिल। अब देखो इन्होंने एरिल क्यों लिखा, क्योंकि मान लो बेंजीन है यहाँ, तो बाइफिनाइल कह दो, लेकिन अगर बेंजीन ना हो, कोई सब्सटीट्यूटर वाला हो, तो क्या होगा? वो तो बनेगा ही ना। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? तो मैंने मेटल्स के साथ इसमें अलग से सेपरेट करके बता दी लास्ट की रिएक्शंस, वुड फिटिक के बाद सारी मेटल्स के साथ रिएक्शन है। फिडरक्राफ्ट कैलकुलेशन मैंने स्पेशल फोकस आपको बताया, बाकी मैंने जितनी भी रिएक्शन थी, सब्सटीट्यूशन,
एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सारी बता दी। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है सबसे ज़्यादा, क्लियर कर लेना अपने आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो काफ़ी टाइम हो रहा है, तो आज की क्लास में इतना ही। पॉलीहाइड्रोजन हम कल शुरू करते हैं।